आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। याद रखिए, जैसे ये वीडियो खत्म होगा आप अपने आप को एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर समझ सकते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई चैट जीपीटी तो बहुत पहले ही आया, तो फिर तूने ये चैट जीपीटी पर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स इतना देरी से क्यों निकाल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। चैट जीपीटी चले जाए एक समय के लिए, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होगा। ये जो वीडियो है ये चैट जीपीटी पर नहीं है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर है। और आपको बता दूं, मैं 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक में से एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रहा। आप इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा क्रेडिट चैट जीपीटी को जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। यदि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह का जरूरत है कि आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, तो आप कमेंट कीजिए और कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक दीजिए। 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कीजिए। मैं इस पर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स आपको लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आज इस वीडियो में जो कुछ भी सीखे हैं उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं कौन होता हूं आपको पढ़ाने के लिए। यहां कुछ आध पॉइंट में मैंने अपने बारे में बताया है आपको कि मैं कौन होता हूं आपको ये कोर्स देने वाला। ये पॉइंट मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए यहां पर, और यदि आपको लगे कि मैं एलिजिबल हूं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले आपको इस वीडियो में देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, ये कुछ 10 मैंने चैप्टर्स बनाए हैं। जाहिर बात है मैंने 9 और 10 को इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर के कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या वो इस पर प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फ्यूचर डायरेक्शंस हो और मैं उनको बताऊं। तो इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट कीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो कंप्लीट लेकर के आऊँगा। सबसे पहले आपको क्या क्या मिलने वाला है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपका लैंग्वेज मॉडल अलग अलग होता है उसको समझना। आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप खुद देख लीजिए। 8 चैप्टर्स तक मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा उसके सामने पेड कोर्सेज भी फेल होने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर आपको देखना है। तो आते चैप्टर 1 पर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहला सवाल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? तो उसका जवाब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब होता है वेल डिजाइन्ड क्वेरीज को क्राफ्ट करना। यानी एक ऐसा क्वेरी को आप खुद से डिजाइन कीजिए जो कि लैंग्वेज मॉडल्स को दिया जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए, आप इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपके घर में 3-4 बच्चे हैं जो सीखने समझने के लिए तैयार हैं। आप जब कभी भी मेहमान आते हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई तू ऐसा करना, ऐसा करना। इस तरीके से बिहेवियर अपने मेहमानों के बीच में रखना, बस यही सिखाना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। लैंग्वेज मॉडल एक तरह से बच्चे होते हैं और जो भी इनका यूज करते हैं वो मेहमान होते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनको सिखाते हैं लैंग्वेज मॉडल्स को कि भाई मेहमान यानी हम यूजर्स के साथ में वो कैसा बिहेव करे, कैसा एप्लीकेशन करे, कैसा रिप्लाई करे। इसी चीज को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। और आने वाला समय लैंग्वेज मॉडल का है, आने वाला समय एआई टूल्स का है। जब कभी भी एआई टूल्स को तैयार किया जाता है तो उसको ट्रेंड किया जाता है, और ट्रेंड करने के प्रोसेस को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि लैंग्वेज मॉडल को यह गाइड करता है। किस चीज के लिए गाइड करता है? किसी स्पेसिफिक और डिजायर्ड रिस्पांस देने के लिए। किसी स्पेसिफिक और डिजायर्ड रिस्पांस देने के लिए यह लैंग्वेज मॉडल को गाइड करता है। ठीक है, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एआई सिस्टम से निकलवाने के लिए। ठीक है, आप किसी बच्चे को जितना ज्यादा ट्रेंड कीजिएगा वो उतना ज्यादा टैलेंटेड बनेगा। सेम यही प्रोसेस यहां भी है। आप इंजीनियर्स के द्वारा जितना ज्यादा प्रॉम्प्ट
उनमें इनपुट कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट उनको सिखाइएगा, जितना ज़्यादा पैरामीटर्स से आप उनको ट्रेंड कीजिएगा, आपका एआई सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स का। अब तक तो आप समझ गए होंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये आपके लैंग्वेज मॉडल के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देता है। यदि आप जरा सोचिए, एक पेरेंट्स अपने बच्चे मोहन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, वहीं सोहन को छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं बताते, तो जाहिर बात है मोहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा अपने लाइफ में। इसीलिए ट्रेंड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब ध्यान समझिए, यदि प्रॉम्प्ट्स को आप पुअरली कंस्ट्रक्ट करके उनको फीड करा देंगे तो आपका लैंग्वेज मॉडल इरेलीवेंट हो जाएगा और बायस्ड आउटपुट दे सकता है। उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट्स एंश्योर करता है लैंग्वेज मॉडल को यूजफुल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि हर एआई मॉडल को ट्रेंड किया जाए और ब्यूटीफुली ट्रेंड किया जाए। इससे होता क्या है, एक्यूरेट रिस्पांस मिलता है हर एक फील्ड में। याद रखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा NLP चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको नहीं पता कि NLP क्या होता है तो चैट जीपीटी आप यूज़ किए हैं तो आप NLP ही यूज़ किए हैं। यानी आपको ये नहीं लगेगा कि एक मशीन सामने बैठ करके, एक बॉट सामने बैठ करके आपके सवालों को जवाब दे रहा है। लगेगा कि एक वेल ट्रेंड पर्सन, एक साइंटिस्ट आपके सामने खड़ा है बैकएंड में और वो आपके क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है। अब यहां पर ध्यान समझिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीका से लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं वो प्री ट्रेंड होते हैं, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स पर, ठीक है, बहुत सारे डेटा सेट से उनको ट्रेंड किया जाता है और एट द एंड वो पैटर्न समझ लेते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना सीख जाते हैं। फाइन ट्यूनिंग, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फाइन ट्यूनिंग से आपके मॉडल काफी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाते हैं रियल वर्ल्ड टास्क को लेकर के, ठीक है। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, और उस तरीका के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके मॉडल सीख जाते हैं। और डिजायर्ड बिहेवियर, आप जैसा चाहते हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर को भी ट्यूनिंग कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसा ही हो ये सत्य नहीं है। आपके जो मॉडल होते हैं वो डिपेंड करते क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक एडिशनल लेयर ऐड कर देता है कंट्रोल का, ठीक है, और गाइड करता है लैंग्वेज मॉडल को। जाहिर बात है, आप जितना अच्छा से ट्रेन करेंगे वो आपका मॉडल उतना अच्छा से बातों को समझेगा, सीखेगा, ठीक है। यूजर जो है वो मॉडल के आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको वेल स्ट्रक्चर्ड वर्डिंग करके, स्ट्रक्चरल प्रॉम्प्ट्स दे करके, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाना सिखाना चाहता था वो सब मैं लिख करके लाया हूं, इसलिए कि मैं एक भी पॉइंट्स मिस नहीं करना चाहता हूं। आप इन सारी चीजों के नोट्स बना लीजिए। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप एक हद तक आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ जानता हूं, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं आपके फ्रेजिंग को लेकर के, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर के, और आपके जवाब को, आपके रिस्पॉन्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मैं आपको लैंग्वेज मॉडल्स के बेसिक्स बताना चाहता हूं। लैंग्वेज मॉडल की क्या बेसिक्स है। सबसे पहले तो याद रखिए, लैंग्वेज मॉडल एक एआई सिस्टम होता है। लैंग्वेज मॉडल एक एआई सिस्टम होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग जवाब देना सीखता है। लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो वास्ट डेटाबेस पर सीखता है, पैटर्न समझता है और जवाब देना सीखता है। लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो किसी वर्ड को सीख जाता है कि किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्या जवाब देना चाहिए। वो इस बात को सीखने के लिए पूरा तैयार रहता है, एक बच्चे की तरह, ठीक है। अब यहां पर लैंग्वेज मॉडल के टाइप्स में आपको बताना चाहता हूं। बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे GPT-3, आपका BERT,
आपका ट्रांसफॉर्मर, आप बहुत सारा चीज होता है। अभी जैसे गूगल ने ही अभी हाल ही में लैंग्वेज मॉडल यूज किया है, और अलग अलग कंपनीज अपने लिए लैंग्वेज मॉडल बनाती है। चैट जीपीटी भी उनमें से एक ही है। हर एक मॉडल का अपना अपना आर्किटेक्चर्स होता है, अपना अपना स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, और अलग अलग टास्क करने के लिए अपना अलग अलग उनके पास फिटेबिलिटी होती है, कॉम्पेटिबिलिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप जब कभी भी किसी भी वेबसाइट पर गए होंगे तो वहां पर एक एआई बॉट रहता है, एक चैट बॉट रहता है, जो आपके मतलब क्वेरीज को उस समय, जैसे आप होटल बुक करना चाह रहे हैं तो वहां पर एआई वाला चैट बॉट आ जाएगा, और उस हिसाब से आपका बस वही काम करेगा, आपका होटल रूम बुक करके छोड़ देगा। यदि आप उससे पूछिएगा भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो ये नहीं बताने वाला है वो, ठीक है। तुम मुझे HTML सिखाओ, तुम मुझे CSS सिखाओ, वो इन सारी चीजों को नहीं सिखाएगा। तो हर एक अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग चैटबॉट आप बना सकते हैं। कुछ मॉडल जनरेट करते हैं रिस्पॉन्स को, जबकि कुछ कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, सिमेंटिक्स को समझते हैं। इन सारी चीजों को समझते हुए कुछ कुछ मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इन सभी मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं ये सारी चीजों में। अब जरा सोचिए और देखिए GPT-3 और GPT-4 में डिफरेंस। यहां पर पैरामीटर्स है आपके, और कैपेबिलिटीज है, आपके परफॉर्मेंस है, आपके पोटेंशियल एप्लीकेशंस है। ये फीचर्स के आधार पर आपको बताया जाएगा कि GPT-3 और GPT-4 में क्या डिफरेंस है। यानी कि GPT-3 175 बिलियन पर ट्रेंड है, यानी फ्री में जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं वो 175 बिलियन पर ट्रेंड है। और यहां पर GPT-4 जो है ये इससे ज्यादा ट्रेंड है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, इसको बहुत सारी बातें सिखाई गई है और इसको उससे भी ज्यादा बातें सिखाई गई है। आप कहेंगे भाई दोनों को इक्वल क्यों नहीं सिखा दिया गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। आप ये भी कहेंगे कि भाई सारा बातें क्यों नहीं सिखा दिया गया दोनों को ही। देखिए, नॉलेज इनफिनाइट है। नॉलेज, आसमान में तारे गिन सकते हैं लेकिन नॉलेज को आप नहीं गिन सकते। नॉलेज आज के ज़माने में इतना ज़्यादा इनफिनाइट हो गया है कि आप सभी चीज़ें नहीं सिखा सकते। तो उन सभी चीज़ों को पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग पैरामीटर्स में, और जिसमें 175 बिलियन पर ये ट्रेंड है और ये उससे ज़्यादा पर ट्रेंड है। कैपेबिलिटीज़ क्या है? ट्रांसलेशन का, समराइजेशन का, यानी कोई आप बड़ा सा पैराग्राफ लिख के दे दिए तो 3-4 लाइन 2-3 पैराग्राफ में ये इसको समराइज कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, ये ऐसे लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, आर्ट, म्यूजिक, ये सब चीज वो कंपोज कर सकता है। काफी ये ट्रेंड है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इससे भी ज्यादा ट्रेंड है। इसमें लगातार खोज की जा रही है, लगातार इनोवेशन किया जा रहा है। परफॉर्मेंस में आप देख लीजिए, ह्यूमन लाइक ये टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, ये आपके सरकाज़म को स्ट्रगल करता है, थोड़ा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाता है, जबकि ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया गया है चैट जीपीटी के 3 के परफॉर्मेंस में। ये थोड़ा सरकाज़म भी समझ सकता है और आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को भी समझ सकता है। ये ऐसा दावा किया जा रहा है अब तक। अब यहाँ पोटेंशियल एप्लीकेशंस में आप ध्यान समझिए, यहाँ पोटेंशियल एप्लीकेशंस में आपके चैटबॉट्स, चैट के लिए आप यूज कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मैंने आपको जैसे बताया शुरू में ही, कंटेंट जनरेशन, रिसर्च, ये सभी के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट, आप एप्लीकेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ आइडियाज, ये सभी चीजें यहां पर आप सोच सकते, समझ सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशंस के बारे में, इनके क्या लिमिटेशंस है, क्या स्ट्रेंथ है अलग अलग मॉडल्स के। तो सबसे पहले तो याद रखिए, मैंने शुरू में बताया सबके अपने अपने लिमिटेशंस, अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं। मैंने आपको शुरू में यह भी बता दिया कि कोई कोई मॉडल जो होते हैं वो सरकाज़म को नहीं समझ सकते, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को नहीं समझ सकते, या फिर आपके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस सिस्टम की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे, स्थिति के, यानी सर्कमस्टेंसेस को कुछ कुछ मॉडल नहीं समझ पा रहे। उनको आप यदि मतलब बता भी दे रहे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी में यदि आप बोल देंगे कि भाई तू एक होटल का बहुत बड़ा मैनेजर है और
और तुझे मतलब अपने सारे वेटर को यानी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई तुम्हारे होटल में पीएम आने वाले हैं, उनके स्वागत में स्क्रिप्ट तैयार करो, तो वो समझ जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएगा। लेकिन कोई कोई मॉडल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं, तो उनके अपने स्ट्रेंथ होते हैं, अपने वीकनेस होते हैं। लार्जर मॉडल जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दरकार पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टास्क या गोल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो सके। तो ध्यान समझिए, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, लैंग्वेज मॉडल को आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। ध्यान समझिए, यहां पर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पढ़ा रहा हूं। अब आप जाइए वहां पर जाकर के चैट जीपीटी में खुद देखिए, वहां पर मैं आपको कुछ क्वेरी देता हूं। जैसे मान लीजिए, आगे मैं वैसे बताया हूं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं रिप्लाई एन ईमेल। यहां पर आप लिख दिए रिप्लाई एन ईमेल, ठीक है, मतलब भाई तू ईमेल का जवाब दे, और आपने ईमेल लिख दिया कि भाई ये ईमेल आया है, तो इस ईमेल का जवाब दे। तो यहां पर जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, वो मान लीजिए एक्स है, उसका क्वालिटी एक्स है, या उसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्स है। अब यहां पर आप इसको लिखिए, भाई यू आर द जनरल मैनेजर, ठीक है, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ माई कंपनी, ठीक है। आप कॉन्टेक्स्ट बना रहे, बैकग्राउंड बना रहे चैटबॉट के लिए। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ माई कंपनी, यू हैंडल द ब्रांड डील्स, ठीक है, यू हैंडल द ब्रांड डील्स, ठीक है, तू सारा ब्रांड डील्स हैंडल करता है। यानी सब कुछ आप इसको रोल बता दीजिए, भाई तेरा रोल क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, आप उसको बता दीजिए, और फिर आप ईमेल लिखिए, फिर इसका मतलब जवाब देखिए, फिर इसका आउटपुट देखिए। यकीन मानिए आउटपुट होगा 10x, यकीन मानिए आउटपुट होने वाला 10x। इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप जाइए अभी चैट जीपीटी खोलिए और ट्राई कीजिए। वैसे मैं इस स्लाइड में लेकर के आया हुआ हूं और मैं आपको बताने वाला हूं ये सभी चीजों के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। यही चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अब ध्यान समझिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आप जो कुछ भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या आउटपुट चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं मॉडल से, आपको वो चीज समझना है अच्छा से, तब ही जाकर के आपका टास्क या गोल डिफाइन होगा और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं आइडेंटिफाइंग डिजायर्ड मॉडल आउटपुट्स। आपको कैसे समझ में आए कि आपका क्या डिजायर्ड मॉडल आउटपुट है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप एक आइडियल रिस्पॉन्स तो आपको समझना होगा कि भाई इसका आइडियल रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। उस हिसाब से आपको बार बार मॉडल को ट्रेंड करना है, उस हिसाब से बार बार ट्यूनिंग करना है मॉडल को, ठीक है। ध्यान समझिए, आपको आउटपुट में क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपके डिजायर्ड रिस्पॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, या कोई और डेटा होना चाहिए, आपको ये समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपको आउटपुट मिला, उसको किस तरीके से इवैल्यूएशन कीजिएगा आप उसका, उसके लिए भी कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं, आइए वो देखिए, ध्यान समझिए। देखिए, ये सब मैं आपको मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। असल में ये सारे मैट्रिसेस मेजर करना, ये सारे इस्टेब्लिश करना, इवेल्युएट करना, ये मतलब लॉन्ग रन है, ये गेम लॉन्ग रन का है। लेकिन यदि आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में है क्या, आखिर ये है क्या, इसमें चीजें की क्या जाती है, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑल अबाउट, ठीक है। यहां पर आपको मैट्रिसेस डिफाइन करनी है, इसलिए ताकि भाई आप मेजर कर सके अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को, और ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको सोहन को एक अच्छा स्टूडेंट
है या नहीं है, ये आपको कंपेयर करना है। तो भाई आप सिंपली आइडियल स्टूडेंट का डेफिनेशन लिखिए पहले। आइडियल स्टूडेंट का डेफिनेशन कि आइडियल स्टूडेंट कहते किसको है, और आपने अनआइडियल स्टूडेंट पर काफ़ी ऐसे लिखी है। भाई आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो डेली स्कूल आए, नीट एंड क्लीन कपड़ा पहने, अपने पेरेंट्स की इज्जत करे, अपने क्लासेस में कभी लेट ना हो। ये सारे आइडियल स्टूडेंट्स की मतलब क्या होती है, आप समझिए डेफिनेशंस होती है। और यही है मैट्रिसेस, यही है इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब सोहन के रिस्पॉन्सेस को आप इस मैट्रिसेस से कंपेयर कीजिए। यदि 90% रिस्पॉन्स आप कंपेयर कर ले रहे, यस पर आ रहा है, तो भाई आपका मॉडल ट्रेंड है, आपका सोहन बाबू ट्रेंड है। उसी तरीका से आप अपने मशीन्स के साथ भी कीजिए। आपको क्या आइडियल रिस्पांस चाहिए, उसका एक मैट्रिक्स बनाइए, और आपका मशीन क्या रिस्पांस दे रहा है उसका एक मैट्रिक्स बनाइए, कंपेयर कीजिए। 90% चीजें मैच हो रही है, आपका मशीन तैयार है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया चुनिए, आपके मॉडल के क्वालिटी के रिस्पांस कैसा है आपको पता चल जाएगा। और यदि नहीं है तो ट्रेंड कीजिए। चलिए मैं आपको चैप्टर 4 में ले चलता हूं जल्दी से। उम्मीद है चैप्टर 3 तक में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। यहां भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। लैंग्वेज मॉडल के इनपुट आउटपुट को हम लोग थोड़ा मेजर करना सीखेंगे। इनपुट डेटा फॉर्मेटिंग में टोकन्स क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ध्यान समझिए, लैंग्वेज मॉडल जो भी प्रोसेस करते हैं टेक्स्ट को, उसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। यानी आप ऐसे समझिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसमें व्हाट, इसमें इज, इसमें योर, इसमें ये हमारे लिए वर्ड है, ये हमारे लिए वर्ड है। लेकिन एआई मॉडल के लिए सब टोकन्स है, और कोई भी एआई मॉडल टोकन्स के हिसाब से ही चीजों को मतलब मेजर करता है। भाई वो पूछ रहा है क्या, ठीक है, ये चंक ऑफ टेक्स्ट होता है, वर्ड होता है, सब वर्ड होता है। ठीक है, और अब हम लोग समझेंगे कि भाई मशीन किस तरीके से फॉर्मेट करता है इनपुट डेटा को, और ये काफी क्रूशियल है इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। चलिए, जैसे टोकनाइजेशन, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, मतलब उसको टेक्स्ट को मतलब तोड़ेगा, अलग अलग टोकन्स में तोड़ेगा। ठीक है, आपके पूरे सेंटेंस को, फिर स्पेशल टोकन्स में तोड़ेगा। इन द सेंस आप ऐसे समझिए, जो भी आपके स्पेशल टोकन्स हैं जैसे CLS, आपका SCP, आपका MASK, ये सब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यूज करेगा। मतलब आपको ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेंगे। जैसे एक अगला स्टेप आता है पैडिंग एंड ट्रंकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया जाता है कि भाई उस वेरिएबल का लेंथ कितना है आपके इनपुट का, और मॉडल पर उसका क्या परफॉर्मेंस पड़ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले टोकनाइजेशन का एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने शुरू में बता दिया टोकनाइजेशन क्या होता है। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, आई लव टेकी लुकेश एंड हिज वीडियोस, ये एक सेंटेंस है। एआई मॉडल इसको कैसे समझेगा, इस तरीका से, आई लव टेकी, फिर एल, इसमें ये कोई स्पेसिफिक वर्ड, ये समझ गया, इसमें ये कोई स्पेसिफिक वर्ड है तो ये एल को अलग कर देगा। फिर उसके बाद आपका जो ये वर्ड है उसको अलग कर देगा, UKE, फिर उसके बाद इसको अलग कर देगा, SH एंड हिज वीडियोस। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेशल टोकन्स। क्यों, क्योंकि वो इस चीज को अलग तरीके से मतलब देखेगा, अलग तरीके से ट्रेंड करेगा। डॉट को भी वो समझेगा। ठीक है, क्योंकि डॉट से भी बहुत कुछ पता चलता है। यदि ये ऐसा रहता तो इसके माइंड में कुछ और समझ में आते। ठीक है, इसी को टोकनाइजेशन कहा जाता है। जरा ध्यान से देखिए, ये सारे वर्ड्स तो आपको समझ में आया कि ये क्यों स्प्लिट किए गए हैं, लेकिन ये जो है, ये एल, आपके UKE, आपके SH, ये सब वर्ड है। ठीक है, जो एक नेम को रिप्रेजेंट करे, एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ द मतलब वोकैब्युलरी वर्ड है। ठीक है, आउट ऑफ द डिक्शनरी वर्ड है। ठीक है, आप जरा सोचिए, जब कोई इंजीनियर अपने मॉडल को ट्रेंड करेगा तो इस वर्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं ट्रेंड करने वाला है। भाई लुकेश क्या है, वो इस वर्ड को ट्रेंड नहीं करेगा। क्यों, नाम के लिए वो क्यों मॉडल को ट्रेंड करे। ठीक है, और मेरे नाम को ही क्यों करे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप ऐसे समझिए, लुकेश वर्ड को छोड़ देगा, इसके लिए वो सब वर्ड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। इसी चीज को सब टोकन कहा जाता है, और ये इस वर्ड को इस तरीके से अलग तरीके से ट्रीट करता है।
ठीक है। अब स्पेशल टोकन्स क्या होते हैं वो समझिए। देखिए स्पेशल टोकन्स क्या करता है, ये बताता है कि भाई सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है, ये उस चीज को बताता है। ठीक है, ये उस चीज को बताता है। इससे पता क्या चलता है भाई सेंटेंस सीक्वेंस में है कि नहीं। ठीक है, वो मल्टीपल सीक्वेंस को सेपरेट करता है और जो भी टोकन वगैरह है उसको समझता है कि भाई सामने वाला जो मुझसे पूछ रहा है उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। इसी चीज को स्पेशल टोकन्स कहा जाता है। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा बातों को कैसे समझते हैं, जैसे हम लोग, मैं बोलता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि भाई इसका एक लाइन एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग का मतलब जो माइंड है वो आउटपुट को अच्छे से समझ जाता है, लेकिन मशीन नहीं समझ पाता है। उसको स्पेशल टोकन्स बनाना पड़ते हैं, वर्ड कहाँ से बिगिन हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है। ठीक है, जैसे इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा। जैसे वर्ड शुरू हो रहा है तो CLS वो वर्ड डाल देगा, और जैसे सेंटेंस एंड हो रहा है तो SCP डाल देगा। ठीक है, तो इसी चीज को स्पेशल टोकन्स कहा जाता है। अब ये जो CLS है ये बताता है कि सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है। SCP जो बताता है वो बता दिया भाई सीक्वेंस एंड हो चुका है। इससे पता चलता है कि इनपुट टेक्स्ट का बाउंड्री क्या है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ एंड होता है। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ये मैं छोटा मोटा बात आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको समझ में आना चाहिए हमारा जो मॉडल है वो वर्क कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पैडिंग और ट्रंकेशन क्या होता है। ध्यान समझिए, जब लैंग्वेज मॉडल काम करता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है कि आप अलग अलग लेंथ के मतलब क्वेरी दें उसको, जाहिर बात है। और मतलब कंसिस्टेंट इनपुट साइज है कि नहीं, आपने क्या पूछा, कितने लाइन में पूछा, उसका क्या लेंथ है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, इन सारी चीजों को आपका मशीन समझता है, आपका मॉडल समझता है। इसके लिए पैडिंग ट्रंकेशन यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं आई एंजॉय रीडिंग, जैसे मैं लिखता हूं तो यहां पर ये टोकनाइजेशन कर दिया, आई एंजॉय रीडिंग, स्पेशल टोकन यूज हुआ नहीं। ठीक है, और डॉट को भी ये क्या किया, टोकन कर दिया। अब यहां ध्यान समझिए पैडेड टोकनाइजेशन में क्या होता है, इसमें ये पैड लिख देगा, PAD। ठीक है, पैड लिख देगा। क्यों, आई एंजॉय रीडिंग पैड लिख दिया ये। अब ध्यान समझिए ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनपुट सीक्वेंस ये पता कर लेगा कि बाकी सीक्वेंस के लेंथ के बराबर है कि नहीं। ठीक है, और उसके लिए वो एक PAD पैड स्पेशल टोकन यूज करता है सेंटेंस के एंड में। यदि इनपुट मतलब जो है वो एक्सीड कर जाता है मॉडल के मैक्सिमम इनपुट लेंथ से, ठीक है, तो वो ट्रंकेट किया जाता है उसको। मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी मॉडल को आप 5 वर्ड के लिए ट्रेंड किए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मॉडल को 5 वर्ड के लिए ट्रेंड किए हो, आपने उसे पूछ लिया भाई 6 वर्ड का कोई सीक्वेंस, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसके लिए वो ट्रंकेशन यूज करता है। यदि पैडिंग होता क्या भाई, पैडिंग का यूज करके वो पता करता है कि उसके लिमिट में है कि नहीं। ठीक है, उसके लिमिट में है कि नहीं। आप ऐसे समझिए भाई वो कर रहा है कैसे, वो आगे क्या प्रोसेस कर रहा है, इस चीज को मत समझिए। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई वो करता कैसे, वो चीजों को परफॉर्म कैसे कर रहा है। क्योंकि आप ऐसे समझिए, यदि आप समझ जाए कि बच्चा सीखता कैसे है तो आपको पता चल जाए सिखाना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स बिल्कुल भी ये गौर नहीं करते कि हमारा बच्चा सीख रहा है कैसे। वो वे ऑफ लर्निंग पर गौर नहीं करते हैं। भाई सिस्टम है एक बना बनाया, उसके अंदर आप आते हैं तो ठीक है, उसके अंदर आप फिट नहीं होते तो आप जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग यदि मॉडल के साथ ऐसा कर देंगे तब हमारा मॉडल बनेगा ही नहीं। आज जो AI ML ये सब के बारे में बातें हो रही हैं वो सब फिजूल की हो जाएगी। इसीलिए हम लोग मॉडल किस तरीके से सीखता है उस तरीके से हम लोग सिखाते हैं। जबरदस्ती का हम लोग मतलब सिस्टम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज मॉडल के इनपुट और आउटपुट में ही आउटपुट टाइप्स, वो आउटपुट किस तरीके से देता है। ये इनपुट समझना हुआ, आउटपुट को कैसे जनरेट करता है अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो अलग अलग टास्क को करने के लिए होता है। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए वो अलग अलग सिस्टम डिजाइंड होता है उनका सिस्टम।
अब मैं आपको बताऊंगा आउटपुट को आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए कमेंट कीजिए, मैं आने वाले वीडियोस में मैं उन सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि लैंग्वेज मॉडल जो है आपके टेक्स्ट को किस तरीका से प्री डिफाइन करता है। ठीक है, किस तरीका से क्लासिफाई करता आपका लैंग्वेज मॉडल। जनरेशन में क्या होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो भी आपने पूछा उसको किस तरीका से एप्रोप्रिएट टेक्स्ट का यूज करके रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन आंसरिंग में क्या होता है, क्वेश्चन आंसरिंग में आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स उसको देते हैं और उसका रिप्लाई उसमें फीड करवा देते हैं। और यदि मतलब पैडिंग का यूज करके, पैडिंग अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, पैडिंग का यूज करके वो पता कर लिया भाई सेम लेंथ है, क्वेश्चन का सेम नेचर है, तो वो वही इनपुट मतलब आउटपुट वो सीधा कॉपी पेस्ट मार देगा जो मशीन को सिखाया गया है। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं मशीन जो है वो एनएलपी पे वर्क कर रहा है, यानी खुद से वो टेक्स्ट जनरेट करना है। ठीक है, जनरेटिव टेक्स्ट खुद से टेक्स्ट जनरेट करता है, खुद से आउटपुट जो भी पैरामीटर है उसको एक तरह से सीक्वेंस में ला करके वो आपके क्वेरीज को अपने से जवाब देता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एनएलपी प्लस जनरेटिव एआई। वो काफी एडवांस वाली चीज है, लेकिन बेसिकली काम कैसे करती है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है आउटपुट्स की, यानी आपको कैसे समझ में आए कि आपका आउटपुट का बाउंड्रीज क्या है, आपका आउटपुट आइडियल है या नहीं। तो ध्यान से समझिए, देखिए रेलेवेंट रिस्पॉन्स को समझने के लिए मॉडल को कॉन्स्टेंट्स और बाउंड्रीज के फिल्टर में लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर सेटिंग। ठीक है, टेम्परेचर सेटिंग मतलब आपका मतलब बताता है कि आपका आउटपुट में रैंडमनेस कितना है। मतलब आप कुछ भी मतलब आउटपुट तो नहीं दे रहे हैं, उस चीज को हम लोग रैंडमनेस कहते हैं और उस चीज को टेम्परेचर सेटिंग से नापा जाता है। ठीक है, रैंडमनेस इन द सेंस आप ऐसे समझिए, मैंने उससे पूछा भाई व्हाट इज HTML, मैंने उससे पूछा व्हाट इज HTML, तो वो पूरा सब कुछ बता दिया कोडिंग के बारे में, वो कोडिंग के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन HTML क्या है वो अभी तक उस पर गया ही नहीं। तो इस चीज को कहते हैं रैंडमनेस। ठीक है, और ये चीज वो चीज समझा जाता है। ठीक है, किससे, टेम्परेचर स्केलिंग से। ठीक है, और दूसरा होता है टॉप के एंड टॉप पी सैम्पलिंग। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो सारे ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पर सैम्पलिंग मेथड को यूज करके, ठीक है, आपके आउटपुट को लिमिट किया जाता है, आउटपुट स्पेस को लिमिट किया जाता है टॉप के एंड टॉप पी सैम्पलिंग का यूज करके। अभी मैं आपको बताऊंगा इन सारी चीजों के बारे में एग्जाम्पल से, मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। दूसरा होता है फिल्टर एंड बैन लिस्ट। इसका यूज करके कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके आप स्पेसिफिक वर्ड को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, मतलब आउटपुट में अपीयर होने से रोकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब वर्ड होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। जैसे आप समझिए कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड, जैसे मैं क्या ही कहूँ, जैसे कुछ क्राइम सीन वाला वर्ड हो गया, कुछ भी वर्ड हो गया जो यूज नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड वर्ड यहां पर बैन लगाए जाते हैं फिल्टर एंड बैन लिस्ट का यूज करके। जैसे अब पहले समझिए टेम्परेचर सेटिंग को, जैसे एग्जांपल से समझिए टेम्परेचर सेटिंग मैंने आपको बता दिया, रैंडमनेस आपके मॉडल के आउटपुट में रैंडमनेस कितना है। जैसे हाई टेम्परेचर यदि 10 है तो इसका मतलब ये कि आपका आउटपुट को और डाइवर्स और क्रिएटिव होना है, जबकि लो टेम्परेचर मतलब होता है मोर फोकस्ड और डिटर्मिनिस्टिक इनपुट है, आउटपुट है। ठीक है, 0.2 जैसे एक एग्जांपल हाई टेम्परेचर का 1 का मैं लेता हूं, 1 टेम्परेचर का। जैसे इनपुट प्रॉम्प्ट मैं लिखता हूं टेल मी अबाउट टेकिलुकेस, टेकिलुकेस कौन है, जैसे मैं उससे पूछता हूं, तो आपका क्या होगा आउटपुट। यहां पर देखिए टेकिलुकेस इज एन AI enthusiast who creates amazing content on various tech topics. He is known for his engaging tutorial and informative videos. यहां पर
आउटपुट का थोड़ा टेम्परेचर देखिए। यानी टेकी लुकेस एक एआई के बारे में जानने वाला बेहतरीन पर्सन है, जो एआई के बारे में हमेशा जानना चाहता है, जो कि हमेशा अमेजिंग कंटेंट अलग अलग टेक टॉपिक्स एआई पर भी क्रिएट करते रहता है। ठीक है, उसको एंगेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पूरे इंटरनेट पर जाना जाता है। जैसे जरा देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट के टेम्परेचर को। ठीक है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता हूं। एक लो टेम्परेचर सेटिंग वाला मैं इससे इनपुट लेता हूं, 0.2 वाला। ठीक है, भाई सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा इससे, भाई टेल मी अबाउट टेकी लुकेस। टेकी लुकेस के बारे में बताइए। इसका आउटपुट देखिए, टेकी लुकेस इज अ यूट्यूबर हु शेयर्स टेक रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, यहां पर आप जरा देखिए, मतलब ये काफी रॉ आउटपुट है, काफी अनऑर्गेनाइज्ड आउटपुट है ये, मतलब सही तरीका से डिटर्मिनिस्टिक या फिर आप फोकस्ड कह सके नहीं लग रहा है। यहां पर आप देखिए इसका टेम्परेचर स्केलिंग क्या है, तो आप खुद समझ रहे हैं। यहां पर सिंपल लिख दिया भाई टेकी लुकेस एक यूट्यूबर है जो टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता है। तो इस तरीका से जज किया जाता है टेम्परेचर सेटिंग के मदद से कि भाई एआई मॉडल का आउटपुट क्या है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टॉप के और टॉप पी सैंपलिंग के बारे में। वो देखिए वो क्या होता है। देखिए ये एक टेक्निक होता है जिससे आउटपुट स्पेस को कंट्रोल करना और उसको लिमिट करना, आपके टेक्स्ट के जनरेशन को, टेक्स्ट के डाइवर्सिटी को, मतलब आउटपुट स्पेस को लिमिट और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर इसको भी मतलब 1 to 10 स्केल में किया जाता है। जैसे टॉप के सैंपलिंग मान लीजिए के का वैल्यू 10 यानी हाई है, टॉप के सैंपलिंग जा रहा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इनपुट प्रॉम्प्ट। अभी मैंने लिखा है, मतलब एक फ्रेज लिखा है मैंने इनपुट प्रॉम्प्ट में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, मैं बस ये लिख के छोड़ दिया और इससे आउटपुट मैं ले रहा हूं। तो ये कैसे कंप्लीट करता है ध्यान से देखिए। Once upon a time there was a beautiful princess who lived in a magical kingdom। ठीक है, यानी एक समय था कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जो कि मैजिकल किंगडम, जादुई हुकूमत में रहती थी। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। ये टॉप के सैंपलिंग में जा रहा है। अब यहाँ टॉप पी सैंपलिंग में जैसे 0.8 में मैं लिखता हूं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ। अब इस चीज को कैसे कंप्लीट किया जाए, जैसे ये लिखता है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव नाइट हु एम्बार्क्ड ऑन एन एपिक क्वेस्ट टू सेव द किंगडम। जरा देखिए वो इस चीज को किस तरीके से डील कर रहा है। यानी इस चीज को आप जरा समझिए, इस चीज में कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप कमेंट दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले आप कमेंट कीजिए कि इस चीज का क्या कॉन्टेक्स्ट है और इस आउटपुट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। ये दोनों आउटपुट अलग अलग हैं, इसीलिए इसको टॉप के और इसको टॉप पी सैंपलिंग कहा जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं कि भाई ये समझाना क्या चाह रहा है। देखिए जैसे मैं यहां पर लिखता हूं टॉप के सैंपलिंग के इक्वल टू 10 में, तो लैंग्वेज मॉडल सिर्फ टॉप के को मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स, हर एक जनरेशन स्टेप में जो मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स होता है वो सारी चीजों को मतलब देता है, उस चीजों से फीड करवाता है। ठीक है, हर एक टोकन को प्रोबेबिलिटीज से मेजर करता है। वो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है उसकी अलग कैलकुलेशंस होती हैं और सिर्फ वही वर्ड को वो फीड करता है जो कि काफी ज्यादा, मतलब आप ऐसे समझिए आपके इमोशन किलिंग हो। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज जो वर्ड में जा सकता है, जो बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन है सब जगह, वो सारे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज वाले वर्ड्स को फीड करवाता है। आप ऐसे समझिए इस चीज को एक एनालॉजी से समझिए। मैं एक एनालॉजी क्रिएट करने का सोच रहा हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को समझने के लिए। मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए पहले ही मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक मतलब पर्सन है जिसका नाम मान लीजिए मेरा ही नाम है लुकेश। ठीक है, मेरे ही नाम लुकेश, मैं क्यों किसी और का नाम लूं। एक पर्सन है जिसका नाम है लुकेश और वो 10 लोगों के बीच में रहता है, 10 पीपल के बीच में रहता है। ठीक है, और ये 10 पीपल के बीच में काफी वो फेमस है, वो 10 लोगों के बीच में फेमस है। भाई वो अच्छा बात मैं लिख देता हूँ, भाई वो टैलेंटेड है, भाई वो कोडिंग जानता है, भाई वो हमेशा फर्स्ट आता है, भाई वो सिंपल रहता है, कुछ इस तरीका। देखिए मैं सिंपल बात मैं कह रहा हूँ,
ये मैं उसको कह दिया भाई वो टैलेंटेड है, भाई कोडिंग जानता है, भाई फर्स्ट आता है वो हमेशा, भाई वो सिंपल रहता है। ये 4 बातें के बारे में 10 लोग जानते हैं और मोस्ट फेमस वर्ड है लुकेश के लिए ये 4 चीज़ें। ठीक है, देखिए मैं यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको गलत डायरेक्शन में बिल्कुल ना ले। ठीक है, तो ये 4 वर्ड लुकेश के लिए काफ़ी फेमस है, ये 10 लोगों के बीच में। अब एक लोग आते हैं, ठीक है, एक लोग आते हैं जो लुकेश को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। लुकेश को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं कि भाई वो टैलेंटेड है, कोडिंग सीखता है, फर्स्ट है, सिंपल है, और वो 10 लोगों से मिलता है। तो जाहिर बात है ये जो 11वां पर्सन है, ये जो 11वां पर्सन है, 2-3 दिन बाद वो भी यही 4 वर्ड का यूज मेरे लिए करना शुरू कर दे। ठीक है, क्यों भाई, जो आपके लिए फेमस है वही तो आगे वो चलेगा। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज वर्ड। और ये जो मान लीजिए ये मॉडल है, एआई मॉडल है, और इससे जो आउटपुट लिया जाएगा, ये जाहिर बात है इसको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे बारे में, और ये जाने अनजाने में ये 4 वर्ड मेरे लिए यूज कर देगा। इस चीज को कहते हैं टॉप के सैंपलिंग। इसी चीज को कहते हैं टॉप के सैंपलिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब वहां मैं 12वां पर्सन लेता हूं, अब यहां मैं 12वां पर्सन 12th पर्सन लेता हूं, जो ना ये 10 पर्सन से मिला लेकिन मेरे को जानता है और मेरे बारे में पूछा। तो जाहिर बात है बोलेगा भाई लुकेश मेरा दोस्त है, लुकेश के पापा का नाम ये है, वो इस कॉलेज में पढ़ता है, वो मतलब अच्छा लड़का है। बस यही वर्ड, मतलब सिंपल, एवरेज, गुड, एवरेज मतलब फ्रेंड और क्या ही यूज करेगा वो। ठीक है, तो ये सिंपल ये 3 वर्ड को यूज करेगा मेरे को डिफाइन करने के लिए। बस इसी चीज को कहा जाता है टॉप पी सैंपलिंग। तो उम्मीद आपको समझ में आया कि टॉप के सैंपलिंग और टॉप पी सैंपलिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। और अब यहां पर मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, जैसे एक मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू टेकी लुकेश यूट्यूब चैनल, ये एक इनपुट प्रॉम्प्ट है। याद रखिए जितने भी चीजें मैं एआई के लिए इनपुट में यूज कर रहा हूँ वो सभी चीजें मैं चैट जीपीटी का यूज करके ले रहा हूँ। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि भाई वो चैट जीपीटी टेकी लुकेश के बारे में कैसे जानता है। भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप टेकी लुकेश के बारे में पूछेंगे तो थोड़ा जवाब आपको दे देगा, मेरे बारे में बता देगा कि टेकी लुकेश कौन है। और दूसरा बात, आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा मेरे बारे में। वो एक बार पहचान लेगा कि भाई मैं कौन हूँ, तो उसके बाद वो मेरे बारे में आपको बता देगा, आपके बारे में भी बता देगा। मैं कोई बहुत बड़ा बिल गेट्स नहीं हूँ, आपकी तरह एवरेज पर्सन हूँ। आपकी तरह क्या, मैं एवरेज पर्सन हूँ ही। और टॉप की सैंपलिंग में क्या होता है मैंने आपको शुरू में बता दिया ये सारी चीजों के बारे में। और देखिए खुद से कैसे ये सारे पॉपुलर वर्ड को यूज कर रहा है, मतलब नेक्स्ट वर्ड वो रहेगा जो लाइकली रहेगा उस हिसाब से। जैसे आप देखिए टॉप की सैंपलिंग में वो सारे वर्ड कौन कौन से यूज कर रहा है, वो कौन कौन, वेलकम टू टेकी लुकेश यूट्यूब चैनल। अब जाहिर बात है टेकी लुकेश यूट्यूब चैनल, तो जाहिर बात है यूट्यूब चैनल बोला तो वीडियो आएगा, यूट्यूब चैनल बोला तो सब्सक्राइब आएगा। ये मोस्ट प्रिडिक्टेबल वर्ड है और इसी को टॉप के सैंपलिंग का लाइक आएगा, भाई कमेंट आएगा, भाई शेयर आएगा, भाई वॉच आएगा, भाई कंटेंट आएगा। बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं टॉप के सैंपलिंग। ये प्रीमियम कंटेंट है, यकीन मानिए ऐसे से कंटेंट आज यूट्यूब पर या फिर बाकी वेबसाइट्स पर बेचे जा रहे हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। बस आपको 1000 लाइक पूरा करना और पावर देखिए, आप देखिए आने वाले समय में आपको कैसे कैसे वीडियोस मिलते हैं। तो इसको कैसे ये कंप्लीट करेगा, टॉप की सैंपलिंग का यूज करके, वेलकम टू टेकी लुकेश यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देरी नहीं करना, टॉप पी सैंपलिंग के बारे में भी जान लीजिए। न्यूक्लियर सैंपलिंग कहा जाता है इसको, मैंने आपको शुरू में बता दिया ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा नहीं, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। फिल्टर लिस्ट, बैन लिस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया। कुछ वर्ड जैसे ये सब मैं क्या ही बताऊं, ये सारे वर्ड को बैन किया जाता, फिल्टर कर दिया जाता आउटपुट में से।
तो इसके बारे में मैं क्या ही एग्जांपल दूं, जैसे टेल मी अ जोक तो आउटपुट में दे दिया, और फालतू वर्ड को ये हटा देगा। फिल्टर लिस्ट बैन लिस्ट में यही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ये कुछ है नहीं बहुत बड़ा चीज़ें, तो मैं इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में। हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। 2020 में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने शायद 2021-22 बोला था, और मतलब लिमिटेड एक्सेस टू डेवलपर्स है अभी, और पब्लिक को 2022 में अवेलेबल करवाया गया इसको, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से 100 मिलियन यूज़र इसको पहुंच लिया गया था। चैट जीपीटी के कुछ एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा होम पेज में ही चैट जीपीटी का, तो मैं इसको क्या ही बताऊँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, तो ये लिख देगा इसका कैपेबिलिटीज क्या है, ये बता देगा कि भाई पहले क्या बात हुआ था, बता देगा इन द सेंस उसको मालूम है कि भाई आप किस तरीके के यूजर हैं, आप सीखना चाहते हैं कि आप टाइम पास करना चाहते हैं, वो समझ जाता है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपको जवाब देता है। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई जिस तरीके का आउटपुट तुझको मिलता है मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, उसमें चैट जीपीटी आपको समझ चुका है, ठीक है, कि आप कैसे पर्सन हैं, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि हमेशा सही हो। जैसे आप इसे पूछ रहे 10 आइडिया दो बर्थडे के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो वो मतलब बता देगा क्या करेक्शन करें, लेकिन आपको हार्मफुल और बायस्ड इंस्ट्रक्शन कभी कभी दे सकता है। लेकिन आजकल इसको इतना अच्छा से ट्रेंड कर दिया गया है कि आप इससे उम्मीद कम ही रखिए गलत जवाब का। हाँ, लेकिन आप उसको बहुत हार्ड जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछेगा तो वो हाथ खड़ा कर देगा, सरेंडर कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में मैं कैसे कर सकते हो, वो आपको बता देगा, लेकिन 2021 तक का इसके पास नॉलेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे चीजों को फीड कराना इम्पॉसिबल है। स्कोप और फ्यूचर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फ्यूचर काफी अच्छा है, जॉब मार्केट में इसका इफेक्ट काफी ज्यादा है। अब तक तो आपको पता चलेगा, मैं देरी से वीडियो बना रहा हूं, और नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज और रोल्स को ये काफी ज्यादा लेकर के आ रहा है, और ऑटोमेशन और मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। ये AI ट्रेनर्स, AI एथिसिस्ट्स, आपका AI पॉलिसी मेकर, ये सारे जॉब नए नए आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, दैट्स वाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को और अच्छे से समझता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राइट ए स्टोरी अबाउट ए कैट, एक कैट के बारे में स्टोरी लिखिए, ठीक है। ये काफ़ी उजड़ा हुआ प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड बनाया गया, प्रॉम्प्ट को सुधारा गया, बैकग्राउंड बनाया गया, और फिर उसके बाद कैट के बारे में कुछ पूछा गया या फिर किसी चीज़ के बारे में पूछा गया, तो बैकग्राउंड बना करके अपने से वर्ड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखने से AI मॉडल चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, अकॉर्डिंगली उसका जवाब देते हैं। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को शुरू करता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.1 में अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, यानी प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर को हम लोग समझना सीखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, आपको अपने प्रॉम्प्ट्स को काफ़ी ज़्यादा क्लियर और कंसाइज रखना है ताकि आपका मॉडल अच्छा से उसको समझ सके, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शंस में कोई भी एम्बिगिटी ना हो, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो कुछ भी आप कह रहे हो, और आपके रिक्वायरमेंट्स को वो कन्वे अच्छा से करे आपके मॉडल, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्रेजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने मॉडल को चीज़ों को समझाने के लिए, डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए आपको अपने इनपुट में कुछ इस तरीका का बैकग्राउंड बनाना है जिससे कि आपका मॉडल डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए आपको स्पेसिफिक फ्रेजिंग यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया है, ठीक है। आप ध्यान समझिए, आपको रिस्पॉन्स को अच्छे तरीके से क्लासीफाई भी यदि आप कर सके तो कर दीजिए, यानी फॉर्मेट या फिर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप चाह रहे हैं मॉडल से किसी डिजायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि लेट सपोज कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उनके स्वागत के लिए लेट सपोज कोई पोएम लिख रहे हैं,
कोई पोएम लिख रहे हैं, तो आपको किस तरीके का पोएम चाहिए, किस तरीके का आउटपुट चाहिए, ठीक है, किस तरीके का आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह के आउटपुट हो सकते हैं, एक मेहमान आने पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक मेहमान आने पर दुख भी होते हैं कि भाई आ गया वापस से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझिए हैप्पी और सैड। तो यहाँ पर आप बताइए किस तरह के मतलब आपको आउटपुट चाहिए, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, कि भाई मैं खुश हूँ, मुझे उस तरीके का आउटपुट दो। नहीं तो मतलब इन द सेंस ये काफी मिक्स्ड अप आउटपुट देगा, आपको फिल्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बातें बताई, ठीक है। ये अलग अलग भी हो सकती है, आप ऐसे समझिए, सिंपली आपको आपके रिस्पॉन्स को अच्छा से डिफाइन करना है, अच्छा से क्लासीफाई करना है, ठीक है। जो कुछ भी कॉन्टेक्स्ट आप बना सके आप बनाइए। जो भी आप अपना मैंने आपको शुरू में कहा आपको बैकग्राउंड बनाना है, आपको मॉडल से इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए आपको अपने इनपुट में अच्छे तरीके से बैकग्राउंड बनाना है, कॉन्टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू फ्रेंच। जैसे यहाँ मैं मतलब इसको प्रॉम्प्ट दिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या समझा, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये एक इस एग्जाम्पल में कि क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन, कोई भी 19-20 नहीं है इसमें, और कुछ बातों को इसमें बैकग्राउंड नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आप इसको काफी ज्यादा मुश्किल समझ सके, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है, भाई ट्रांसलेट करो, ठीक है। और स्पेसिफिक इनपुट है, सेंटेंस भी दिया गया है जिससे कि मॉडल उसको ट्रांसलेट कर पाए, यानी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब यदि आपको कुछ खास बनाना है, जैसे अपने से कुछ एडअप करना है, तो आपको सिंपली वो चीज उसे बताना होगा, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस रखना होगा जिससे कि आपको क्लियर आउटपुट मिल सके। अब 5.2 क्या रोल है कॉन्टेक्स्ट का आपके प्रॉम्प्ट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सीन सेट करने से क्या होता है, यदि आप अपने इनपुट में मॉडल के लिए सीन सेट करेंगे तो क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट को वो समझेगा आपका मॉडल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देगा उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा रेलिवेंट रिस्पॉन्स देगा, और जो कुछ भी पैरामीटर उसके पास है उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा उस पैरामीटर का यूज कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। और यदि आप यूजर इंस्ट्रक्शंस, यानी आप अपने आंसर में क्या क्या चाहते हैं, बैन एंड फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं, भाई इस चीज को एक्सक्लूड कर दो, इस चीज को इंक्लूड कर दो। इस तरीके से यदि आप उससे इनपुट में लिखेंगे, इनपुट में लिखेंगे, तो आपको आउटपुट में भी उसी तरीके से मिलेगा। जो आप जो भी टिपिकल फ्रेजेस आपको लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल, ये मैं भी जानता हूँ, तो वो चीज उसको बताइए कि भाई मैं टिपिकल बातों को जानता हूँ, डिसेंट बातों को जानता हूँ, तुम उसे निकाल दो और उसके बाद जो कुछ बचता है मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आप पूछते हैं कि टेल मी अबाउट HTML। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रॉम्प्ट में ये लिखा उसके लिए टेल मी अबाउट HTML, तो ये क्या बताएगा, सब कुछ बता देगा भाई, HTML का यूज, HTML का फुल फॉर्म, HTML मतलब सब कुछ बता देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए कि भाई मैं बेसिक जानता हूँ, HTML का फुल फॉर्म जानता हूँ, HTML का यूज जानता हूँ, इसके अलावा क्या है जो तुम मुझे बता सकता है। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या करना है, फीड करना है, यही है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि भाई तू ये सब चीज को निकाल दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कन्वर्सेशन हिस्ट्री, वो आपको समझता है, यानी कि यदि आपको कुछ ऐसा मतलब आउटपुट चाहिए जो काफी ज्यादा फैमिलियर हो आपसे, तो आप क्या कीजिए, 24 आवर्स के लिए वो मशीन को पहले तो खुद यूज कीजिए, वो मॉडल को 24 आवर्स के लिए खुद यूज कीजिए। इससे क्या होगा, वो आपके बिहेवियर को समझेगा, आपके कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, जिससे क्या होगा, वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री का यूज करके मतलब उसी अनुसार से आपके रिस्पॉन्स को भी क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं लिखा हूँ, आप एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट हो, ठीक है, एक कस्टमर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सूप ऑफ द डे, आज सूप में क्या है, तो इसको एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दो। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट, ये बैकग्राउंड है,
ये लाइन जो है ये बैकग्राउंड है। इससे क्या हो रहा है उसको पता चल गया भाई मैं एक रेस्टोरेंट का असिस्टेंट हूँ, मेरा ये काम होता है, मेरा ये जॉब है, मेरा ये चीज़ों को बताना फर्ज है, मैं ये बता सकता हूँ, मेरे पास ये पैरामीटर है। तुरंत एआई मॉडल के पास ये सारी बातें डेवलप होने लगती हैं और फिर वो इस सवाल का जवाब बखूबी दे पाएगा। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, सीधा आप एआई मॉडल से पूछते व्हाट इज द सूप ऑफ द डे, वो कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये अचानक क्या पूछ दिया मुझसे। तो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है। जैसे आप ही अपने लिए एग्जांपल लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आम के बारे में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आम के बारे में आपसे, अचानक मैं आपसे क्या किया, इमली के बारे में पूछ दिया, भाई बता इमली सबसे ज्यादा कहाँ पर खेती की जाती है। तो इस तरीके से मैंने पूछ दिया तो आपको तुरंत अजीब लगेगा, भाई ये आम से इमली पर तुरंत कैसे आ गया। वैसे ही मशीन मॉडल के साथ भी होता है। देखिए यहाँ जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मिल रहा है और इतना मतलब उम्दा नॉलेज मिल रहा है कि आप समझ जाएंगे कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। आपको बहुत कुछ अभी समझ में आता होगा। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट बनाया गया, मैंने शुरू में बता दिया। अब यहाँ पर आपको बायस्ड, ठीक है, और अनइंटेंडेड, ठीक है, आउटपुट से किस तरीके से इसको अवॉइड करना है। देखिए आपको रिव्यू करना है, आइटरेट करना है, ठीक है, मॉडल के रिस्पॉन्स को, और कि उसमें कोई बायस्ड या फिर आपके अनडिजायरेबल आउटपुट तो नहीं है, और यदि है तो आप उसको बताइए। अगला बार से आपका मॉडल जो है वो खुद इन सारी चीजों से बचेगा। ठीक है, और ठीक है, फिर उसके बाद यदि ऐसा नहीं है तो आपको रिड्यूस करना है बायस्ड और मॉडल के बिहेवियर को। ये कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा, बार बार क्वेश्चनिंग आंसरिंग से होगा। बार बार आप उससे सरकाज़म वाला सवाल कीजिए, बार बार आप उससे ऐसा सवाल कीजिए जिसमें वो बायस्ड हो जाए, जिसमें वो अनडिजायरेबल आउटपुट दे दे, और फिर उसको ट्रेंड कीजिए। बार बार बोलिए कि उसको सिखाइए रिड्यूस बायस नहीं देने, रिड्यूस बायस आउटपुट, और अपने मॉडल बिहेवियर को मतलब बढ़ाएं। तो उस तरीके से ट्रेंड करने पे आपका मॉडल इन सारे चीजों के लिए कैपेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब इन कॉर्पोरेट फेयरनेस कंसिडरेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, इंक्लूड करना प्रॉम्प्ट में, जो कि मॉडल को फेयर और इम्पार्शियल रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उस तरीके से आप पार्शियलिटी हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट लिखा कि भाई एक राइट अ जॉब एड फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, एंश्योर द लैंग्वेज यूज्ड इज इंक्लूसिव एंड अवॉइड जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक जॉब एड लिखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए, और उसमें एंश्योर करना कि जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है उसमें जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स ना हो। ठीक है, तो इस तरीका से ये बायस्ड इनपुट नहीं मांगा जा रहा है इससे, यानी सिस्टम को बता दिया कि मैं बायस्ड नहीं होना है, तो उसी तरीका से वो उस हिसाब से आंसर देगा। ठीक है, यानी आप ऐसा समझिए एक्सप्लिसिट यूज किया गया। एक्सप्लिसिट मतलब चीजों को हम लोग मैनुअली बोल रहे कि भाई इस चीज को हटाओ, इम्प्लिसिट नहीं है। दो तरीका का होता है इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब वो खुद समझ रहा है, बायस नहीं देना। एक्सप्लिसिट मतलब आप खुद उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजों को तुम मत बोलो। अगला आता है यूजिंग कंट्रोल कोड्स एंड स्पेशल टोकन्स। ये क्या होता है, ध्यान समझिए। आपको कंट्रोल कोड्स को यूटिलाइज करना है, इन द सेंस बहुत सारे मॉडल जो होते हैं वो कंट्रोल कोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टोकन्स होते हैं, ठीक है, जो मॉडल के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, जो एट्रीब्यूट हो गया, स्टाइल्स हो गया, फॉर्मेट्स हो गया, डिजायर्ड आउटपुट के चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल टोकन्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल के रिस्पॉन्स को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जैसे यदि आप स्टॉप टोकन का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि भाई एक पॉइंट के बाद वो क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है वो बंद करना शुरू कर देगा, जनरेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ स्पेशल टोकन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं कि भाई तेरा रिस्पॉन्स काफी है, तो उसका स्टॉप टोकन का आप यूज कीजिए, वो उतना दूर तक ही लिमिटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल कोड्स
यूजिंग स्पेशल टोकन्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने जो मैंने टेम्परेचर सेटिंग से मैंने आपको बताया उससे आपको एक्सपेरिमेंट करना है और पता करना है कि आपके लिए क्या सही आउटपुट है या फिर मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए क्या सही आउटपुट हो सकता है, या फिर आप उसको एवरेज में सेट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए काफी ज्यादा एम्फेसाइज्ड, ठीक है, काफी ज्यादा एम्फेसाइज्ड आउटपुट से आपको बचना है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट में सिर्फ वही बातें देना है जो नॉर्मली है। आपको किसी भी यूजर को मतलब एम्फेसाइज नहीं करना है, मतलब कि भाई मेरा ही बात को मानो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर सेटिंग करना होगा। इन द सेंस यदि हाई टेम्परेचर जा रहा है तो वो यूजर को काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, इन द सेंस बोल रहा है कि भाई तुम मेरे बात को मानो। तो आपको उस तरीका से रखना है कि वो फोकस्ड रहे और आपकी बात को काफी ज्यादा रैंडमनेस ना हो आपकी बातों में, यानी उसके आउटपुट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि भाई एक पोयम लिखो नेचर को लेकर के हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक टोन में, ठीक है। कंट्रोल कोड ये बता दे रहा है कि उस क्या क्या चीज होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए टोन और सब्जेक्ट होना चाहिए नेचर। वो इस बात को समझ गया। देखिए मतलब ये सारी चीजें जो है वो काफी मतलब आप समझिए डीप है, काफी ज्यादा डीप चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ और हर एक चीजों के लिए मैं एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ फाइन ट्यूनिंग के बारे में। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप मतलब जो भी आपका लैंग्वेज मॉडल है उसको बाकी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट पर आप मतलब जो भी आपका स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो रहा है, आपके पास एक प्री ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। एक प्री ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जिसको कि लार्ज कॉर्पस जनरल टेक्स्ट के लार्ज कॉर्पस पर ट्रेंड किया गया है। अब आप चाहते हो उसको फाइन ट्यूनिंग करना, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग करना ताकि वो सेंटिमेंट एनालिसिस कर सके कोई मूवी रिव्यू डेटा सेट पर, ठीक है। तो प्रोसेस में आपका क्या होगा, सिंपली आपको प्री ट्रेंड मॉडल को एक मतलब बेस मॉडल के आधार पर आपको उस मतलब जो भी आपका मॉडल है उसको आप मूवी रिव्यू के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ट्रेंड करना है। तो इस चीज को हम लोग फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। इन द सेंस आप ऐसे समझिए मैंने बेसिक चीजों को समझा दिया, अब मेरा जो एप्लीकेशन है उसके लिए मुझे उससे ट्रेंड करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइन ट्यूनिंग यानी कि मॉडल के आर्किटेक्चर को कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेंड करना, इसी को हम लोग फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक क्लासिफिकेशन हेड ऐड करना होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। अब यहां पर आप ये कैसे कर सकते हैं फाइन ट्यूनिंग, मैंने शुरू में ही आपको बताया। इसके लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क, यानी वो नेचुरली लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, सेंटिमेंट को एनालाइज कर सके, टेक्स्ट को क्लासिफाई कर सके, क्वेश्चन आंसरिंग बाकायदा कर सके, और जो कुछ भी मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया वो सारे चीजें इसमें होना जरूरी है, तभी ये स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून्ड हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक मॉडल को सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आपको फाइन ट्यूनिंग करना है कस्टमर के रिव्यू को समझने के लिए, ठीक है। यदि कस्टमर आपका दुखी है तो आपका जो मॉडल है वो इस बात को समझ सके, ठीक है, कि उसका मॉडल जो कस्टमर का रिव्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, आपके मॉडल के पैरामीटर को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा ताकि वो उस स्पेसिफिक टास्क को समझ सके, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग के लिए क्या क्या डेटा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ध्यान समझिए। देखिए इस सेक्शन में आपको क्या करना होगा, आपको फाइन ट्यूनिंग में डेटा फॉर्मेटिंग, टोकनाइजेशन और लेबल्स को हैंडलिंग करना होगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, जैसे मतलब फाइन ट्यूनिंग लैंग्वेज मॉडल को करना है सिंपली NER यानी कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन टास्क, ठीक है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन टास्क।
मतलब कि आपको सिंपली क्या करना होगा, एक डेटा सेट बनाना होगा कुछ मतलब एंटिटीज के साथ, जैसे पर्सन का नेम होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए। अब ये डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, आपको टोकनाइजेशन करना होगा, यानी टेक्स्ट को आपको इनपुट फीचर में बदलना होगा, आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना होगा हर एक टोकन के लिए, और फॉर्मेटिंग करना है डेटा सेट को कॉम्पिटेबल लैंग्वेज मॉडल इनपुट फॉर्मेट में। मतलब आप ऐसे समझिए इस चीज को, यदि आप नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, और उस चीज को डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं कस्टमर के इनपुट के लिए कि आपका कस्टमर का इनपुट कैसा है, आउटपुट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, तो आपको क्या करना होगा, 4-5 या फिर आप ऐसे समझिए हजारों कस्टमर के इनपुट को फीड कराना होगा, उसको बकायदा आपको एक्सेल सीट में या फिर कहीं भी लार्ज डेटा सेट बनाइए, लार्ज डेटा सेट, ठीक है, इसी को कहते हैं डेटा प्रिपरेशन। लार्ज डेटा सेट बनाइए और उसकी क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है, आउटपुट हो सकते हैं वो भी फीड करवाइए, और फिर उसके बाद इस मॉडल से आपको मतलब हजारों बार, थाउजेंड्स टाइम, है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको थाउजेंड्स टाइम इससे आउटपुट लेना है, ठीक है, जिससे कि ये वेल ट्रेंड हो जाए। एक समय के बाद यदि ये NLP पर वर्क कर रहा है आपका AI मॉडल, यदि आपका जेन AI पर वर्क कर रहा है आपका AI मॉडल, जेनरेटिव टेक्स्ट AI पर आपका मॉडल काम कर रहा है, और इसके पास पहले से बहुत सारे पैरामीटर है, तो यकीन मानिए अब आपका जो मॉडल है वो फाइन ट्यून्ड हो चुका है, यानी अब उसके पास कुछ अलग, मान लीजिए आपने 1000 इनपुट आउटपुट से फीड करवाया, याद रखिए, जो कि एकदम डिफरेंट है, तो 1001वां, ठीक है, 1001st जो रिस्पॉन्स रहेगा कस्टमर का, वो AI मॉडल आपका खुद से हैंडल करेगा, ठीक है, खुद से हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि आपका AI मॉडल फाइन ट्यून्ड हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि रियल वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, ठीक है, मतलब इस मॉडल का यूज करके। सबसे पहले NLP टास्क मैंने शुरू में बता दिया, NLP वगैरह क्या होता है, इसका यूज काफी ज्यादा सेंटिमेंट एनालिसिस, शुरू में मैंने आपको बताया, ये सब मशीन ट्रांसलेशन, NER, ये सभी चीजों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है, ध्यान समझिए, आप सिंपली रिव्यू को क्लासिफाई करते हैं, जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है, और जो भी सेंटिमेंट है वो उस चीज को समझता है। जैसे यहाँ पर दिस प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक, आई लव इट, जैसे ये मैं लिखा, तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इसमें अच्छा वर्ड यूज हो रहा है, फैंटास्टिक, लव, तो इस बात को समझ जाएगा कि ये कस्टमर जो है, और ये फाइन ट्यून्ड है, पहली बात तो समझिए फाइन ट्यून्ड है, मतलब कि एक स्पेसिफिक टास्क को ये हैंडल कर रहा है, और ये एक सारे वर्ड है, फैंटास्टिक है, लव है, तो एक तो स्पेसिफिक टास्क और एक फाइन ट्यून्ड और एक फाइन ट्यूनिंग, ये दोनों मिलकर के ये बता देगा कि भाई ये रिव्यू है, और पता चल जाए इस क्लियर इंस्ट्रक्शन से कि भाई ये जो मतलब सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि मॉडल कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर राइटिंग और स्टोरी जनरेशन के लिए भी यूज होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं, राइट अ कैप्टिवेटिंग ओपनिंग पैराग्राफ फॉर अ साइंस फिक्शन नोवेल सेट इन अ फ्यूचरिस्टिक सिटी, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे कीवर्ड जो है वो ध्यान समझिए, इसी को कहते हैं स्पेशल टोकन्स, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, और फिर साइंस फिक्शन, ये सब कुछ स्पेशल वर्ड है जिसको स्पेशल टोकन्स कहा जाता है, फ्यूचरिस्टिक सिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वर्ड यदि AI मॉडल के पैरामीटर में है तो उस चीज को समझेगा, उस जॉनरा को समझेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, और उस हिसाब से वो क्या करेगा, इमेजिनेटिव और मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है।
अब यहाँ पर मतलब कॉन्वर्सेशनल एआई एंड चैटबॉट्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो किस तरीका से कन्वर्सेशनल एजेंट्स और चैटबॉट को डेवलप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको उस हिसाब से उसको मतलब क्या करना है, ट्रेंड करना है। जैसे प्रॉम्प्ट क्या होगा, एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू अ कस्टमर हु कंप्लेन्स अबाउट अ डिलेड डिलीवरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसका यूज करके आपका मॉडल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आखिरी चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एडवांस्ड टेक्निक्स एंड रिसर्च ट्रेंड्स, ठीक है। इस सेक्शन में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या रिसर्च ट्रेंड्स टेक्निक्स हैं जो कि कटिंग एज टेक्निक्स हैं, यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर प्रॉम्प्ट्स में क्या होगा, बड़ा सिंपल है। यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर मॉडल के रिस्पॉन्स का क्वालिटी चेक होता है, ठीक है। मॉडल से इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर जो भी आप चाहते हैं इनपुट, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे एक चैटबॉट एप्लीकेशन में आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप क्या कर सकते हो, उसको फाइन ट्यून्ड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव और इस तरीका से मतलब जो भी यूजर का फीडबैक है उस आधार पर वो आउटपुट जनरेट कर सके, ठीक है। अगला आता है मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी टेक्स्ट और इमेज। आजकल तो ऐसे भी मॉडल बन रहे हैं और GPT-4 में ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि टेक्स्ट प्लस इमेज ये सारी चीजों को मतलब दे सके। आजकल बहुत सारे मिड जर्नी एआई और भी बहुत सारे मतलब एआई टूल्स हैं जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सारे अपने से इमेज जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने उसके बारे में वीडियोस भी बनाए, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लेटेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। जब मैं ये अभी तक ये मतलब बना रहा हूँ, आप इसको 2-3 महीना पहले तक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 महीना पहले से ये सारी स्लाइड्स को थोड़ा थोड़ा करके मैं तैयार किया हूँ और आज इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप समझ लीजिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को 1000 लाइक जरूर दीजिए, 1000 लाइक मोस्ट डिमांडिंग आपके लिए, आपसे 1000 लाइक जरूर दीजिए। और बहुत सारी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगा इस चैनल पर। यदि कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर को स्पेसिफिकली बताऊँगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगा होगा। मैंने जो कुछ भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखा, मैंने वो सब कुछ कवर करना चाहा और हर एक चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल से बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।